लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा है कि आखिर विपक्षी दल का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा और क्या विपक्षी एकता यहां पर सफल हो पाएगी या नहीं। इस बात को लेकर काफ़ी कयास लगाए गए, तो इन सवालों के जवाबों को जब तलाशा गया तो खबरें निकलकर सामने आई कि चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन अगर एक बार विपक्षी दल के प्रधानमंत्री चेहरे को घोषित कर दिया गया और विपक्षी दल के सीटें के बंटवारों को लेकर चर्चा हो गई तो शायद बीजेपी को हराने के लिए तमाम विपक्षी दलों की रणनीतियाँ आसान हो सकती है। नीतीश कुमार ने एक बयान कुछ दिनों पहले दिया था कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी को 100 से कम सीटों पर रोका जा सके। आखिर इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है और क्या सचमुच बीजेपी को 100 से कम सीटों पर रोका जा सकता है? एनडीए का पूरा तरीके से जो समर्थन है क्या वो यहां पर कमाल दिखा पाएगा? काफी कुछ कयास इन सब के बीच लगाए जा रहे हैं, काफी कुछ रणनीतियां बन रही हैं जिसके तहत काफी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं ताकि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है इस पर सारे समीकरण बनते नजर आए। एक तरफ मायावती जो पहले अपना अलग दल कर चुकी हैं, दूसरी तरफ केसीआर जो अकेले ही चुनाव लड़ने का तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे हुए हैं, नवीन पटनायक जिन्होंने खुद ही ये ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ना पसंद करेगी। तो मतलब ऐसे में कहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हैं। लेकिन देखा जाए वोट परसेंटेज के हिसाब से कि क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके से समीकरण इस बात को इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी कांग्रेस पार्टी को लेकर आगे चल रहे हैं, साथ ही साथ एमके स्टालिन, ममता बनर्जी की बात कर ले या फिर यहाँ पर बात कर ले जगनमोहन रेड्डी के बारे में बात कर ले, उद्धव ठाकरे के बारे में बात कर ले या नीतीश कुमार के बारे में बात कर ले। मतलब एक तरफ नीतीश कुमार इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि अगर वो सभी विपक्षी दल को एक प्रमुख चेहरा बना लेते हैं तो यहाँ पर उनको पीएम फेस मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो 2019 में उनके पास 16 सीटें थी तो कांग्रेस के पास 52 और एमके स्टालिन के पास करीब 23 सीटें थी और ममता बनर्जी के पास 22 सीटें थी। तो वहीं दूसरी तरफ जगनमोहन रेड्डी के पास भी 22 सीटें थी वाईएसआर कांग्रेस, और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की उसके पास 18 सीटें थी और मायावती के पास 10 सीटें। तो आप ये बात का अंदाजा लगाइए कि मतलब अगर कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल के साथ जुड़कर चुनाव लड़ना पसंद करेगी तो लाजमी सी बात है कि वो अपनी ही पार्टी से किसी बड़े चेहरे को उतारना चाहेगी। एक तरफ नीतीश कई सारे बयान दे रहे हैं कि हम बीजेपी को इतनी सीटों पर रोक देंगे, उतनी सीटों पर रोक देंगे। दूसरी तरफ उनके जो साथी दल हैं जैसे जीतन राम मांझी की बात अगर हम बात करें तो वो अलग होने का फैसला कर रहे हैं, एनडीए का समर्थन करने की सोच रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये बात कह देते हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी पलटी मारकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब कांग्रेस का सबसे बड़ा डर यही रहने वाला है कि अगर चुनाव से कुछ महीने पहले नीतीश कुमार ने कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलकर मजबूती दिखाई, लेकिन अचानक से अगर दल बदलने का फैसला कर लिया तो क्या करेंगे? जी हाँ, सवाल ये बहुत बड़ा है कि तो वो क्या करेंगे। ऐसे में यहाँ पर तमाम बातें इसी बात को लेकर हो रही हैं कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो चुनौतियां उनके सामने बहुत बड़ी रहेंगी। इन्हीं सब के बीच तमाम बातें ये भी निकलकर सामने आ रही कि जिस तरीके से पिछली बार लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती थी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, और बहुत तगड़ा उनका आंकड़ा रहा था। 542 में से 303 सीटें, बहुमत का तो अकेले ही आंकड़ा छू लिया था। एनडीए का जो पूरा गठबंधन था उसने 353 सीटें, यानी कि करीब जो बाकी 52 सीट यहाँ पर देखा जाए, बाकी 50 सीटें एनडीए के तमाम दलों ने भी जीती थी। लेकिन 52 सीटें अगर कांग्रेस ने जीती थी तो यूपीए के जो बाकी गठबंधन वाले थे उनकी टोटल 91 सीटें थी और अदर्स की 98 सीटें थी। तो गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से चर्चा हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें हो रही हैं कि विपक्षी दल अगर एकजुट हो भी जाता है तो बीजेपी को 100 सीटों से कम पर रोका जा सकता है। अगर आप देखें 2004, 2009, 2014, ऐसे मतलब कई सारे 2014 के बाद से तो बहुमत की सरकार बन रही है, लेकिन उससे पहले बहुमत की सरकार बना पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि यहाँ पर कमाल करके दिखाया बीजेपी ने। बीजेपी आई 282 सीटें 2014 में जीती, 2019 में 303 सीटें जीती, तो आंकड़ा बढ़ता चला गया। अब जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम बातें हैं। अब ये भी बात कही जा रही है कि धीरे धीरे ही सही कांग्रेस मजबूत हो रही है राज्य स्तर पर। जैसे किसी ने कहा कर्नाटक चुनाव जीत लिया, हिमाचल चुनाव जीत लिया, आगे राजस्थान भी जीत लेंगे, मध्य प्रदेश भी जीत लेंगे। तो मतलब अगर आप खुद देखें तो ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अगर आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम ये चुनाव जीत लेंगे, वो चुनाव जीत लेंगे, तो क्या इससे लोकसभा चुनाव जीत लिया जाएगा? अब जो ये बात कह रहे हैं दरअसल उनके लिए भी एक यहाँ पर समीकरण आपके सामने रखते हैं। जरा 2018 के नतीजे देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इन सब के नतीजे देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सारे नतीजे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थे। अब कांग्रेस पार्टी को इतनी अच्छी खासी जीत मिली जब इन विधानसभा चुनावों में, तो क्या हो गया था लोकसभा चुनाव में?
क्यों 52 सीटों पर कांग्रेस पार्टी रह गई, क्यों 303 पर भाजपा चली गई? तो बात यहां पर राज्य स्तर नेतृत्व की और राष्ट्रीय स्तर नेतृत्व की आती है। जब राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की आती है तो भाजपा को बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसमें मायावती भी है, इसमें ममता बनर्जी भी है, इसमें नीतीश कुमार की भी चर्चा है, इसमें केजरीवाल भी अब सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अब सबसे बड़ा नाम जो बन चुका है इन सबके अलावा विपक्षी दलों में वो है राहुल गांधी का, क्योंकि जो 3 साल करीब राहुल गांधी के रहे वो बहुत ही ज्यादा मतलब अलग तरीके से रहे। भारत जोड़ो यात्रा, उससे पहले तमाम मोर्चाबंदी करना कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर, तो ये सारे समीकरण हैं। अब बात मायावती करते हैं। मायावती को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मायावती अगर आगे आती हैं तो विपक्षी दलों के साथ अगर मिलती हैं, जैसा कि ओपी राजभर बार बार बयान दे रहा है, अभी हाल ही में खबरें थी कि ओपी राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं एनडीए के चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर। तो ये जब खबरें निकलकर सामने आई तो बातें निकलकर सामने आई कि जिस तरीके से सारे सियासी समीकरण बन रहे हैं उन सब के बीच ओपी राजभर ने कहा कि अगर मायावती, राहुल गांधी यानी सोनिया गांधी की पार्टी और केजरीवाल और तमाम बड़े नेता जितने भी अगर सब एक साथ हो जाते हैं तो हम उत्तर प्रदेश में 75 सीटों पर जीत सकते विपक्षी दल और 5 सीटों पर भाजपा को रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सीटें बढ़ती है तो घटने में वक्त लगता है। अगर आप देखें तो 35 सीटों पर एक समय सपा का राज था 2004 तक में, लेकिन वो सीटें कितनी तेजी से घट गई और 2019 में 5 सीटों पर आ गई यहाँ पर सपा। तो इतना मुश्किल भी नहीं है ये सफर। लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर पीएम मोदी राष्ट्रीय स्तर नेतृत्व के लिए जा रहे हैं तो राज्य स्तर के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहली पसंद बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के कामकाज को भी नहीं झुटलाया जा सकता। तो मायावती को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि अगर वो दलों के साथ आती है तो 75 सीटों पर रोक लिया जाएगा, शायद वो झूठे दावे हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बहलाने फुसलाने वाले दावे हो सकते हैं। उन दावों में 1% भी सच्चाई नजर नहीं आ रही। तो इस तरीके से तमाम बातें की जा रही हैं, इस तरीके से तमाम कयासबाजियां लगाई जा रही हैं। लेकिन इन्हीं चुनावी रणनीतियों के बीच यहाँ पर यह भी बातें की जा रही हैं कि जिस तरीके से मायावती का अगला कदम भी इस बात पर निर्भर करेगा कि अगर वो बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा गई तो ये बात तो तय है कि उनके खिलाफ भी सीबीआई, ईडी और तमाम जांच एजेंसियों की जांच बैठेगी। जो कि अभी खबरें निकलकर सामने आ रही कि मायावती के भाई आनंद कुमार बड़ी मुसीबतों में फंस रहे हैं, उनके खिलाफ फर्जीवाड़े को लेकर खुलासा हुआ। तो इस तरीके से लेकर कई सारी चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर तमाम बातें और भी की जा रही हैं। चर्चाओं का विषय है कि जैसे जैसे आने वाले वक्त में समय पलटेगा वैसे वैसे कई नेता भी अपने अपने बयानों से पलटेंगे। जो आज ये कह रहे हैं कि हम विपक्षी दलों के साथ हैं, कल को वो विपक्षी दलों के खिलाफ नजर आएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है जिस तरीके से इस वक्त सियासी समीकरण बने हैं। लेकिन इन सब के बीच तमाम चर्चा इस बात की भी हो रही है कि यही सियासी समीकरण किसके लिए कितना फायदा देंगे, किसके लिए कितना मुसीबत। क्योंकि जब भी गठबंधन होता है तो किसी एक पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, किसी को एक नुकसान भी होता है। जैसे कि 2019 में बात कर लें, सपा और बसपा गठबंधन हुआ था। 5 सीटों पर सपा 2014 में भी थी, 5 सीटों पर सपा 2019 में भी रह गई। लेकिन बहुमत की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी 0 सीटों पर थी, यानी उनके पास कोई सीट नहीं थी 2014 में, और 2019 में आते आते उनके पास 10 सीटें हो गई थी। तो इस तरीके से उन्होंने सियासी समीकरण अपने बना लिए थे। इस तरीके से वो सियासी समीकरण के साथ आगे बढ़ना पसंद की थी। अब इन्हीं सियासी समीकरणों को लेकर तमाम चर्चा हो रही है कि लोकसभा चुनाव में अगर विपक्षी दल एकजुट हो भी जाते हैं तो क्या भाजपा को 100 सीटों से कम पर रोका जा सकेगा? बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। लेकिन क्या आपको भी ये डर लग रहा है कि लोकसभा चुनाव वक्त से पहले इस बार हो सकते हैं? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।